झारखंड का मैं एनिवर्सरी कह सकता हूँ और झारखंड के एनिवर्सरी पे अनकट रियलिटी की तरफ से बिरसा मुंडा जी के बातों को लेकर आना मेरे लिए एक बहुत ही ये गर्व की बात होगी। व्यूअर्स के लिए बिरसा मुंडा के बारे में बताएं। केवल 25 वर्ष की आयु में उनके जीवन में इतने ट्रांजिशंस हुए, इतने एवोल्यूशंस हुए जितना आम तौर पे किसी व्यक्ति के जीवन में 70-75 वर्ष में होते हैं। ये तो भगवान क्यों कहा जाता है? अब बिरसा मुंडा जो है बचपन से कुछ अलग थे। जो ज्योतिष ने या जो पंडित ने उनको देखा था, उनका भी एक अनुमान था कि व्यक्ति जो है कुछ बड़े कारनामे करने वाला है। 1890 से लेकर 1894 तक वो अज्ञातवास में थे। तो 1894 में जब उनकी वापसी हुई तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति ने उनको पहली बार देखा था, उन्होंने देखा कि उनकी आंखों से बिजली चमक रहा था। कहा जाता है कि कुछ महीनों के अंदर 100 किलोमीटर की दूरी से लोग आते थे उनको सुनने के लिए, केवल उनकी बातों को सुनने के लिए। कि अंग्रेज जो है वो घबरा गए कि ये लोकप्रियता है या कुछ साजिश। 15 दिन के अंदर जो है वो स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि अंग्रेज कांप उठे थे। जब उनको रांची लाया गया तो कहा जाता है कि ऐसा माहौल था जैसे एक राजा जो है सिंहासन ग्रहण करने के पहले जो इसको लाया जाता है। द फैक्ट दैट बिरसा मुंडा इज सेलिब्रेटेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री टुडे। आज सभी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। झारखंड का मैं एनिवर्सरी कह सकता हूँ और झारखंड के एनिवर्सरी पे अनकट रियलिटी की तरफ से बिरसा मुंडा जी के बातों को लेकर आना मेरे लिए एक बहुत ही ये गर्व की बात होगी। और इसी क्रम में मुझे लगा कि जो हमारे गेस्ट हैं, इनसे अच्छा गेस्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बिरसा मुंडा की जब बुक आई थी और ये जब लॉन्च भी हुई थी तो हमने उस बुक को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा था और सभी लोगों ने पूरे झारखंड में अप्रिशिएट किया था। आज हमारे साथ तुहिन सिन्हा जी हैं। भैया जोहार। जोहार जोहार आयुष जी, और आपका फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में भी, अनकट रियलिटी बहुत के बहुत धन्यवाद सेशन में। आज भैया सीधे मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल हमारे व्यूअर्स के लिए बिरसा मुंडा के बारे में, अपनी किताब के बारे में बताएं। देखिए, बिरसा मुंडा जी का जीवन एक बहुत ही विचित्र जीवन था। केवल 25 वर्ष की आयु में उनके जीवन में इतने ट्रांजिशंस हुए, इतने एवोल्यूशंस हुए जितना आम तौर पे किसी व्यक्ति के जीवन में 70-75 वर्ष में होते हैं। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैं भी हैरान था कि ऐसे महानुभव के बारे में इतना कम जो है क्यों लिखा गया है अब तक। जब मैं जमशेदपुर में हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे घर के बिल्कुल टेल्को कॉलोनी बगल में एक एरिया था बिरसा नगर। तो ये तो पता था कि बिरसा मुंडा के ऊपर वहाँ पर एक बिरसा मुंडा जी की स्टैच्यू भी थी। आप रांची आए तो बिरसा मुंडा चौक है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। तो बचपन से ये जिज्ञासा थी कि ये महानुभव है कौन। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री की किताबें थी वो एक ऐसी औपनिवेशिक, एक ऐसी कॉलोनियल माइंडसेट के साथ लिखी गई थी कि उसमें केवल एक प्रकार से क्रोनोलॉजी दी गई थी कि कौन से मुगल शासक ने कब रूल किया, क्या क्या किया। एक प्रकार से मुगल्स को ग्लोरीफाई किया गया था। तो ये जो एक जिज्ञासा थी मेरे मन में कि बिरसा मुंडा जी के बारे में और जानूं, ये लंबे समय तक, दशकों तक जो है ये अधूरी रह गई थी। 2014 में चीज़ें बदलनी शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बहुत खुलकर उन्होंने बिरसा मुंडा के बारे में कई बार बातें की। इनफैक्ट जब भी ट्राइबल अपलिफ्टमेंट की बात आती थी, बिरसा मुंडा की चर्चा जरूर करते थे प्रधानमंत्री। ये मेरे जीवन में भी एक ऐसा स्टेज था जब 7-8 पुस्तकें लिखने के बाद एक संघर्ष चल रहा था कि कौन सा ऐसा बड़ा टॉपिक लिया जाए जिससे कि अगले 3-4 साल तक हम खेल सकते हैं, जिसको हम लोगों तक जो है किताब के अतिरिक्त भी जो बातें हैं, जो डिस्कोर्स हैं, उसके अराउंड हम क्रिएट कर सकते हैं। और बिरसा मुंडा से बेहतर सब्जेक्ट नहीं था ताकि लोग जाने, जो लोग जाने। अब बिरसा मुंडा का जीवन क्यों विचित्र है? आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि क्या वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे। ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे। ये एक सत्य है कि अपने जीवन के 4 वर्ष, 11 वर्ष की आयु से लेकर 15 वर्ष की आयु तक बिरसा मुंडा क्रिश्चियन थे, बिरसा डेविड। ये एक सत्य है।
ये एक यथार्थ है। क्यों? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, जो विदेशों के का जो एट्रोसिटीज, जो ब्रिटिशर्स के एट्रोसिटीज होते थे ट्राइबल इलाकों में, दो जरियों से होते थे। एक जो था फाइनेंशियल सब्जुगेशन था, आर्थिक उत्पीड़न, दूसरा जो है सांस्कृतिक उत्पीड़न। तो लगभग 1850s के आसपास रांची, मौजूदा रांची के क्षेत्र में अंग्रेजों ने जर्मन मिशनरी को लाकर बसाने का काम किया था। कुछ एक पहला टुकड़ा जो है जर्मन मिशनरीज का वहाँ लाकर बसाया गया था, और मिशनरीज को स्पेसिफिक टारगेट्स दिए गए थे कि आप इस गांव में, इस क्षेत्र में हर साल 10,000 लोगों को कन्वर्ट करिए। 5 साल के टारगेट शायद 75,000 लोगों को कन्वर्ट करिए, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि जब तक आप पूरी तरह से आदिवासियों का आत्मविश्वास नहीं तोड़ देते, उनको तहस नहस नहीं कर देते, यहाँ उस इलाके में उनको अपनी दहशत को एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो बिरसा मुंडा का जब जन्म हुआ 1875 में, लगभग उसके 20 साल पहले से ये प्रैक्टिस चल रहा था। कन्वर्जन जो है व्याप्त होता जा रहा था गांव-गांव में। अब बिरसा मुंडा जो है बचपन से कुछ अलग थे। जो ज्योतिष ने या जो पंडित ने उनको देखा था, उनका भी एक अनुमान था कि व्यक्ति जो है कुछ बड़े कारनामे करने वाला है। उनका लुक कुछ अलग था, उनकी आंखों में जो है एक चमक थी, कहा जाता है। तो जब उनके माता पिता उनके भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि आसपास जब लोग कन्वर्ट होते जा रहे थे, तो ये चर्चा आई कि क्या हम बिरसा मुंडा को कन्वर्ट करके उसको एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। और यही प्री कंडीशन था। चाईबासा के स्कूल में दाखिला पाने से पहले यही प्री कंडीशन था कि बिरसा शुड बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो विद अ हैवी हार्ट द फैमिली डिसाइडेड दैट अगर इससे भविष्य उसका उज्जवल होता है तो इसको कन्वर्ट होने देते हैं। और बिरसा मुंडा जो है 1886 में बिरसा डेविड बन गए। 4 साल जो है वो मिशनरी स्कूल में चाईबासा में रहे, जो उनके गांव से लगभग 100-105 किलोमीटर की दूरी पर था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन जंगल के इलाकों में कम से कम 4-5 दिन लगते होंगे। आप चल के जंगलों के बीच से जो है, जब आप कहीं रात को ठहरते होंगे, उसके बाद तो 4 साल बिरसा मुंडा जो है बिरसा डेविड बनकर चाईबासा के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। तो उनकी फैमिली ने कराया था, मतलब उनकी फैमिली के एक्सेप्टेंस के बाद? उनकी फैमिली मजबूरी में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। वो ऐसा माहौल था उस टाइम पे वहाँ पे? देखिए, इट वाज लाइक दिल्ली से अगर कोई परिवार अपने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजता है, उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस थी उस स्कूल से कि 100 किलोमीटर, इट वाज लाइक सेंडिंग हिम ऑफ टू अ डिफरेंट लैंड ऑल टुगेदर टू स्टडी सो दैट ही कम्स बैक एज एन एम्पावर्ड सिटीजन, जस्ट फॉर एजुकेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें कन्वर्ट होना था, लेकिन आपको वो प्री कंडीशन था, अन्यथा उनको एडमिशन नहीं मिलती। समझ गया। तो ये एक दुविधा में थी फैमिली कि अगर नहीं कन्वर्ट करती तो वैसे ही जो है दलदल में पूरी जिंदगी जीना पड़ता। तो कम से कम मॉडर्न एजुकेशन ग्रहण करने के लिए इसको जो है कन्वर्ट होने दो। दे वर कॉन्फिडेंट दैट ये जो है सांस्कृतिक मूल्य जो हमारे हैं वो कायम रहेंगे। तो 4 साल बिरसा मुंडा ने उस स्कूल में पढ़ाई की, बाइबल पढ़ाया गया, और ही वॉज अ वेरी एसिमिलेटिव स्टूडेंट। काफ़ी ध्यानपूर्वक जो है वो सारे विषयों का अध्ययन करते थे। लेकिन अंततः उनको लगा कि अंग्रेज जो हैं उनका एक उद्देश्य जो है वो फर्जी उद्देश्य है। वो केवल और केवल आदिवासियों का कॉन्फिडेंस ध्वस्त करना चाहते हैं ताकि वो सालों साल, दशकों तक जो है अपना रूल शासन करते हैं। वो इंटेंशन समझ गए थे वो। हाँ, तो जैसे छोटी छोटी बातों पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो अंग्रेजों का प्री कंडीशन था कि अगर ये कन्वर्ट हुआ है तो आपको बरी करना पड़ेगा, आप जो है अंतिम संस्कार हिंदू ट्रेडिशन से नहीं कर सकते। तो इन बातों को लेकर जो है बिरसा मुंडा के मन में बहुत आक्रोश था हमेशा से। और 15 वर्ष की आयु में जब 1890 के आसपास एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब उनका एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ अपने एक टीचर के साथ, जिसके बाद, और ये पब्लिक स्पेस में हुआ था जहाँ की सब हैरान थे उनकी टेम्परामेंट को देखकर, जिस प्रकार से वो चैलेंज कर रहे थे। और उसके उपरांत उनको उस स्कूल से निकाला गया। अच्छा। तो जिस व्यक्ति से इतनी सारी आशाएं थी पूरे गांव की, आप कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति एक लूजर के तौर पर 15 वर्ष की आयु में उसी गांव में वापस आता है। एंड सडनली एवरीबडी स्टार्टेड सीइंग हिम एज अ लूजर।
उनका आत्मविश्वास जो है उस पर प्रहार हुआ। अब ऐसे में जो है स्थिति इतनी विकट हो गई थी उनके लिए कि वो उस गांव में नहीं रहना चाहते थे। वो आंख में आंख मिला के लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे। सब जो है एक प्रकार से अजीब तिरस्कार की नजर से देख रहे थे। ऐसे में उन्होंने गांव छोड़ दिया। 4 वर्ष जो है वो अज्ञातवास में रहे। 1890 से लेकर 1894 तक वो अज्ञातवास में रहे। अब इस दौरान जो है उनकी मुलाकात आनंद पनराई से हुई। अच्छा। जो एक विद्वान व्यक्ति थे, जो जिनको विशेष महारत थी इन हीलिंग ऑल्सो। वो मेडिसिनल प्लांट्स के जरिए लोगों को हील करते थे, उनका निवारण करते थे उनकी बीमारियों का। और साथ ही जो है उनमें एक विशेष रुचि थी महाभारत और रामायण के प्रति। अच्छा। और हिंदू स्क्रिप्चर्स के प्रति। तो अब चूंकि ये जो सबॉल्टर्न हिस्ट्री जिसकी हम बात करते हैं, ट्राइबल हिस्ट्री, इसमें फर्स्ट हैंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम है। वो इसलिए है क्योंकि बिरसा मुंडा की कहानी जो है अमूमन उनकी मृत्यु के बाद उनकी जीवन में रुचि जागती है लोगों की। और ये सब ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स पे लागू होते हैं। तो प्रारंभिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सीमित है। लेकिन कहा जाता है कि 1891 के आसपास जब बिरसा मुंडा आनंद पनराई की संगत में आए, तब से उन्होंने उनके संगत में गीता, रामायण का अध्ययन किया। साथ ही जो है वो मेडिसिनल हीलिंग का उन्होंने एक तरह से अभ्यास किया और एक्सपर्ट बन गए। 1894 के आसपास अचानक बिरसा मुंडा ने अपने गांव में एक बार फिर वापसी की। और चूंकि आदिवासियों में, वनवासियों में वो अंधविश्वास का एक प्रथा व्याप्त था। कहा जाता है कि जिस दिन उनकी वापसी हुई उस दिन जबरदस्त तूफान, एक जबरदस्त बारिश हो रही थी, आंधी तूफान का माहौल था। और ऐसे में जिस व्यक्ति ने उनको पहली बार वापस गांव में देखा, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि बिरसा मुंडा की आंखों से ही बिजली चमक रही है। अच्छा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि गांव में आदिवासी वैसे भी जो है अंधविश्वासी होते, तो कितना सत्य है इस बारे में वो मुझे नहीं पता, और ये किसी को नहीं पता, पर ये लिखा हुआ है। हाँ, ये जहाँ भी जो पब्लिक डोमेन में जो किताबें हैं उसमें भी लिखी हुई हैं। और मैंने तो मतलब उनके गांव में रहने वाले 1-2 अच्छा, जो उनके वंशज हैं उनसे भी बात की थी। अच्छा। मैं बल्कि गया भी था, वो उसके बारे में तो बाद में आपको बताता हूँ। तो 1894 में जब उनकी वापसी हुई तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति ने उनको पहली बार देखा था, उन्होंने देखा कि उनकी आंखों से बिजली चमक रहा था और उनके उनका हाव भाव, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। तो वो जिस प्रकार से बातें करते थे, ऐसा लगता था कि कोई गुरु जो है पूरे समाज को प्रेरणा दे रहा है परिवर्तन लाने का, सामाजिक परिवर्तन लाने का। ही वांटेड द आदिवासीज टू शेड सम ऑफ देयर एज ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड टू अडॉप्ट सम ऑफ द न्यूअर प्रैक्टिसेस एंड ऑल ऑफ दैट। देखते देखते उनकी बातों को सुनने के लिए सैकड़ों लोग जमा होने लगे। कहा जाता है कि कुछ महीनों के अंदर 100 किलोमीटर की दूरी से लोग आते थे उनको सुनने के लिए, केवल उनकी बातों को सुनने के लिए। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी उनके गांव में कि अंग्रेज जो है वो घबरा गए कि ये लोकप्रियता है या कुछ साजिश रच रहा है व्यक्ति। हालांकि इट्स अ फैक्ट दैट इस वक्त 1894 से लेकर 1895 जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था, बिरसा मुंडा के जहन में कहीं दूर दूर तक एक हिंसात्मक रेवोल्यूशन की प्रवृत्ति, हिंसात्मक आंदोलन की प्रवृत्ति कहीं दूर दूर तक थी ही नहीं। वो सिर्फ आदिवासियों को उपदेश दे रहे थे आधुनिकीकरण का, कुछ पुरानी प्रथाओं को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज इतने विचलित थे उनकी लोकप्रियता को देखकर कि अंग्रेजों को कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध साजिश रचने वाला है, इसीलिए लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। और फर्जी केसेस में बिरसा मुंडा को अंदर किया गया, कन्विक्ट कराया गया। 2 साल जो है वो हजारीबाग जेल में रहे। अच्छा, ये वो समय है जब हर दूसरे तीसरे साल या तो अकाल पड़ता था या कोई बीमारी फैलती थी, हैजा, और बहुत लोगों का निधन हो जाता था। तो जब बिरसा मुंडा जेल में थे, उनके कुछ विशेष करीबी लोगों का निधन हो गया था। स्थिति बहुत विकट थी उनके गांव में। तो जो उनके करीबी लोग थे, जब उनसे मिलने आए जेल से, जब वो रिहा हो रहे थे, तो सबसे पहली बात उन्होंने बिरसा मुंडा को यही कही थी कि अब अंग्रेजों की प्रताड़ना इतनी बढ़ गई है और स्थिति इतनी विकट है कि आपको एक हिंसात्मक आंदोलन रचना होगा अंग्रेजों से हमेशा के लिए निपटारा पाने के लिए।
और तब कन्विंस होकर लास्ट के 2 वर्षों में 1898-1899 में बिरसा मुंडा ने इस हिंसात्मक आंदोलन को अंजाम दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति एक स्पिरिचुअल हीलर या एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर के तौर पर 1894-95 में काम कर रहा था, केवल 4 वर्षों के अंदर वो एक रैम्बो स्टाइल जंगलों में घूम घूम कर जो है लोगों को इकट्ठा करके रिसोर्सेस को इकट्ठा करके एक वायलेंट रेवोल्यूशन को अंजाम देने में लगा था, जो उन्होंने 1899 के क्रिसमस के पूर्व संध्या पर दिया, जब एक मैसिव एक बड़ा प्रहार उन्होंने एक चर्च पे किया, उसके बाद बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग्स पर किया और लगभग 15 दिन के अंदर जनवरी 8 को दुम्बारी बारू का एक 1899 क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ये आरंभ हुआ था। ये उनका प्रहार तमाम सरकारी बिल्डिंग्स आर्मी की तरफ से, हाँ, और अलग अलग क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में 15 दिन के अंदर जो है वो स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि अंग्रेज कांप उठे थे। दुम्बारी बुरू का एक क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, रांची से 50 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ उन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी थी। तो पहाड़ पर उनके लोग मौजूद थे। अंग्रेजों ने एक तरह से छल किया था, उनको कहा था कि आप लोग जो हैं हम आप पर प्रहार नहीं करेंगे, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप आइए नीचे आप लोग। और जब वो लोग आए तो सबको शूट किया गया। ऐसे में बिरसा मुंडा कई लोगों को अंधाधुंध गोली चलाई गई, तो कई उसमें मर गए। बिरसा मुंडा जो है भागकर निकल पड़े और वो एक फ्रेश आंदोलन को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, जब 1 महीने बाद जख्मी हालात में उनको एक अन्य क्षेत्र से, एक पहाड़ से जो है गिरफ्तार किया गया। और कहा जाता है कि चूंकि उनको उनकी गिरफ्तारी पर बड़ा इनाम घोषित था, उन्हीं के एक साथी ने उनको धोखा दिया था। उनके जो साथ रह रहे थे, उनका वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज टीम बेसिकली betrayed his trust and informed the police about his whereabouts। तो 3 फरवरी 1900 में उनकी गिरफ्तारी हुई और जब उनको रांची लाया गया तो कहा जाता है कि ऐसा माहौल था जैसे एक राजा जो है सिंहासन ग्रहण करने के पहले जो उसको लाया जाता है, तो हर समुदाय के लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको देखने के लिए। और वाकई जो है एक प्रिजनर नहीं, एक राजा की तरह उनको लोगों ने सम्मान दिया था। दुर्भाग्यवश जून 9 को 3 महीने बाद उनका निधन हुआ। बहुत ही संदिग्ध हालात में निधन हुआ था। कैसे, मतलब जेल में? उनको कहा जाता है उनको पॉइजन किया था, स्लो पॉइजनिंग जो था। हर दिन जो है भोजन में उनके कुछ जहर मिला दिया जाता था, जिससे कि पूरी तरह ये स्थापित भी नहीं हो सके कि उनको पॉइजन किया गया था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। किस एज में? हार्डली 25 वर्ष की आयु में। तो मैं वही कह रहा था कि 25 वर्ष की आयु में उनके जीवन में इतने लेयर्स थे, इतने ट्रांजिशंस थे, इतने एवोल्यूशंस थे, जो आम तौर पे एक व्यक्ति के जीवन में 70-75 वर्ष की उम्र में होता है। और वहीं पे वो एरा खत्म हो गया। देखिए 1908 में छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट लागू किया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा जो है प्रो ट्राइबल रिफॉर्म था। और कहा जाता है कि सेम फादर हॉफमैन, तो बिरसा मुंडा के बारे में एक विचित्र बात यह है कि उनकी मेन लड़ाई जो थी वो फादर हॉफमैन के विरुद्ध थी। फादर हॉफमैन वाज वन ऑफ द मेन कन्वर्टर्स। उनका दहशत, उनका जो है उनकी बदनामी ऐसी थी फादर हॉफमैन की, वाज अ जर्मन मिशनरी, कि मतलब ही वाज बिरसा मुंडा एंड हिज पीपल यूज्ड टू कंसिडर फादर हॉफमैन एज द मेन एनिमी। अच्छा। जो सबसे ज्यादा लोगों को कन्वर्ट किए हैं, जो सबसे ज्यादा छल करके लोगों को कन्वर्ट किए। तो कहा जाता है कि फादर हॉफमैन जो है 1908 में जब ये छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट लाया गया, वो एक प्रकार से अंग्रेजों का एक प्रायश्चित था। मतलब उनको लगा कि इस प्रकार की रिफॉर्म अगर हम नहीं लाते हैं जिसमें कि ट्राइबल्स को अधिक राइट्स मिले, लैंड होल्डिंग राइट्स मिले, तो बिरसा मुंडा ने जो रेवोल्यूशन रचा था वो आज नहीं तो कल दोबारा आदिवासी समुदाय उस प्रकार के रेवोल्यूशन को अंजाम दे सकता है। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने कहा, कई बार जो है ना, जो ट्राइबल लीडर्स होते थे उनकी जीवनी को, उनकी कहानी को इन हाइंडसाइट समझा जाता था। उनके जाने के बाद जो अचानक लोगों में रुचि जागती थी, अच्छा ये जो है ये डेवलपमेंट उनकी वजह से हुआ है, और तब रेट्रोस्पेक्टिवली जो है लोग उनके जीवन का अध्ययन शुरू करते थे। इसलिए बहुत सारी जगह पर जो है प्रारंभिक जो स्रोत है इंफॉर्मेशन के वो सीमित होते थे।
तो ये एक बड़ा हैंडीकैप था, और इसीलिए जो है कुछ जगहों पर एक तरह से जिसको कहते हैं ड्रामेटाइज्ड वर्जन जो है, जैसे बिरसा मुंडा की एसेंस को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर जो हमें विलन क्रिएट करने हैं अंग्रेजों में, उस पर हमने कुछ किताब में भी जो है कुछ कंसेशंस लिए थे। इट डज नॉट मैटर कि आप बिरसा मुंडा की कहानी में जो विलन है वो फादर हॉफमैन का कैरेक्टर, अब जब बिरसा मुंडा के बारे में ही लोगों में जानकारी उनकी मृत्यु के बाद आनी शुरू हुई, तो फिर फादर हॉफमैन के बारे में हम कितना जान सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, बिरसा मुंडा ऐसे प्रमाण, कई सारे प्रमाण है कि बिरसा मुंडा यूज्ड टू कंसिडर हिम एज द प्राइमरी एनिमी ऑफ द फादर हॉफमैन, एज द प्राइमरी एनिमी ऑफ द आदिवासी कम्युनिटी। इसी बात पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने बोला कि आप उनके गांव भी गए थे जी, आप वहाँ के लोगों से मिले भी, तो वो एक्सपीरियंस नहीं, मेरा जाना वहाँ किताब के लिखने के उपरांत। हाँ, वही मैं गया था वहाँ 15 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त, जो कि आज से लगभग एक साल पहले। मेरे में हमेशा से जिज्ञासा थी कि मैं उनके वंशजों के साथ एक इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहता हूँ। वेरी नाइस। तो मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन विशेष तौर पर वहाँ पे गया, और मैंने करिया मुंडा जी, अच्छा आपके शो पर मृत्युंजय जी भी आए हैं, तो मृत्युंजय जी मेरे जो है एक तरह से आयोजक थे। अच्छा। तो उनकी टीम जो है कर्तव्य पथ के नाम से, उनकी टीम सक्रिय है, और कर्तव्य पथ ने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि उनके वंशजों को कांटेक्ट किया जाए। करिया मुंडा जी को विशेष अतिथि के रूप में वहाँ पर बुलाया गया था। तो देखिए, मेरा उद्देश्य ये था कि उनके वंशजों को और उनके गांव वालों से एक साक्षात्कार हो, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो, और ये समझने की का प्रयास हो कि क्या कन्वर्जन आज भी उतनी ही व्याप्त समस्या है जितनी आज से 125 वर्ष पहले थी। और बड़े दुख की बात है कि आज भी वाकई कन्वर्जन उतनी ही बड़ी समस्या है उस गांव में। केवल उस गांव में मतलब 300 से ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, और चूंकि 15 अगस्त था, लगभग जो है 80% लोग वहाँ पर मौजूद थे। छोटा सा कम्युनिटी सेंटर है। बड़े खूबसूरत वीडियोस मैं आपको दूंगा, आप उसको पॉडकास्ट में प्ले कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे लगान फिल्म आप देखते हैं, तो उस प्रकार का एक फील आ रहा था। लेकिन जो मैंने कहा, जो दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं, लगभग 95% लोग कन्वर्टेड हैं। जो अभी मौजूदा आबादी है वहाँ पर, उनको कोई विशेष जानकारी नहीं है बिरसा मुंडा के संघर्ष की। तो जो हमारा प्रयास था, जो मेरी पुस्तक है उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, हमने सब सारे गांव वालों को एक एक कॉपी थमाया और कहा पढ़िए और समझिए कि आप किस बड़ी लेगेसी के वंशज हैं। तो ये प्रयास था उस दिन जो है हमारा, और ये एक बहुत सुखद संयोग कहिए आप या क्या कहिए, लेकिन 15 नवंबर को 3 महीने उपरांत, 3 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसी गांव में गए थे। अच्छा। और 9.5 वर्ष के बाद जो है वो एक मेरे ख्याल से उनके लिए भी बहुत ही सुखद अनुभव था उस गांव में जाकर वहाँ के लोगों से संवाद करना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, और मैं पूछना भी चाहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ट्राइबल हीरो है हमारे बिरसा मुंडा, क्या वो नेशनल हीरो नहीं बन सकते? मैं उनको नेशनल हीरो आज की तारीख में हम सब मानते हैं, लेकिन भारत सरकार उनको एक ये उपाधि दे सकती है। देखिए, जब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं था, उस वक्त मैंने एक गुहार की थी, आज भी वो पब्लिक डोमेन पे हैं, कि भारत रत्न से उनको नवाजा जाए। आज मैं एक जिस पद पे हूँ, मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं वो मांग रखूँ, लेकिन एक सेंटिमेंट मैं आज मानता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जो लोकप्रियता बिरसा मुंडा को मिली है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। द फैक्ट दैट बिरसा मुंडा इज सेलिब्रेटेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री टुडे। करेक्ट। और आज भी मैं मानता हूं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो एक इवॉल्विंग ब्रांड है। लोगों में रुचि है आज भी उनके विषय में जानने की। जो मैंने पुस्तक लिखी है, मैं समझता हूं कि वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो एक बहुत ऑथेंटिक नॉन फिक्शन वर्जन नहीं है हिस्ट्री की। वो एक नैरेटिव बनाने का एक सच्चा नैरेटिव बनाने का प्रयास है कि इस पर और रिसर्च और अध्ययन की आवश्यकता है। अगर मेरी लिखी हुई पुस्तक किसी हिस्ट्री के स्टूडेंट को प्रेरित कर सके कि आज से वो अपना अगला 5 वर्ष पूरी तरह से बिरसा मुंडा के जीवन के अध्ययन में बिताए,
तो मेरे ख्याल से उस पुस्तक का जो एक पर्पस है, उद्देश्य है, वो साकार होगा। और मैं चाहता हूँ कि लोग इस बुक को पढ़े, और ये लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा था जब आप चीज़ें बता रहे थे, और इतने छोटे थे, मतलब इतने शॉर्ट स्पैन में आपने, छोटे टाइम में आपने इतने खूबसूरती से बिल्कुल मेरे बैक ऑफ द माइंड एक इमेज चल रही थी जब आपने बताया वो कैसे कन्वर्ट हुए, फिर गांव में जाके अपने आप को कैसे उन्होंने बिल्कुल अलग किया। तो वो बिरसा मुंडा की स्टोरी मैं ऐसे तो चाहूँगा सब लोग सुने और आपकी कही गई सारी बातों को अपनाएं, और आपके बुक को पढ़ के बिरसा मुंडा जी को अध्ययन करें और अपने आप को उन जैसा बनाने की एक प्रयास जरूर करें। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरी कल्पना है कि हम भारत तक ही बिरसा मुंडा को सीमित ना रखें। मेरे ख्याल से टाइम विल कम अ फुल सर्कल इफ द लेगेसी ऑफ बिरसा मुंडा इज सेलिब्रेटेड इन लंदन। जिन ब्रिटिशर्स के विरुद्ध करेक्ट उन्होंने लड़ाई की है, कल को मेरे ख्याल से उसी ब्रिटेन के गढ़ में जाकर हमें इस लेगेसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। बल्कि एक प्रयास भी था। जब मेरे मित्र अमीश ICCR को हेड कर रहे थे, नेहरू सेंटर को लंदन में, तो हमने एक प्रयास किया था कि बिरसा मुंडा की एक फॉर्मल अनवीलिंग जो है वो एक अंग्रेज के द्वारा हम लंदन में कराएं। लेकिन फिर उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया था और लॉजिस्टिक्स कुछ वर्क नहीं हो पाया था। तो मेरे ख्याल से जो बिरसा मुंडा लीडरशिप समिट की मैं बात कर रहा हूँ, दैट शुड आइडियली बी अ ग्लोबल समिट। आई थिंक हमें बड़ा सोचना चाहिए, जैसा कि बिरसा मुंडा ने बड़ा सोचा था। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से ये सब रिसर्च का विषय है कि जो आंदोलन बिरसा मुंडा ने एक छोटे स्तर पर उन एरियाज में रची थी जो आज लगभग मौजूदा झारखंड के 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स तक सीमित हैं, लगभग उसी प्रकार का आंदोलन उनके आंदोलन के 40 वर्ष के उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन नेशनल आर्मी बनाकर रचा था, ग्लोबली। तो क्या ये संभव है? चूंकि एक रचनात्मक व्यक्ति हूं मैं, बहुत सारे सवाल एंटरटेन भी करता हूं, खुद से भी पूछता हूं और सवालों का उत्तर ढूंढने का भी प्रयास करता हूं। क्या ये संभव है? क्योंकि उस समय वर्ड ऑफ माउथ और हियरसे वुड बी द प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। क्या ये संभव है कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी प्रेरणा बिरसा मुंडा से हासिल की हो? बिल्कुल। कि क्या एक कम पढ़ा लिखा वनवासी व्यक्ति अगर इस प्रकार के आंदोलन को अंजाम दे सकता है, तो क्या मैं उसको एक भव्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में घूमकर दे सकता हूं या नहीं? मेरे ख्याल से आई थिंक दैट वुड बी अ वंडरफुल आइडिया इफ समबडी can work on a thesis of this nature. बिल्कुल। और आपके एंड से भी मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी 2-3 इंस्पिरेशन जो आपने लिखी हैं बुक में अपने व्यूअर्स के लिए, कि आप उनको बताएं कि बिरसा मुंडा जी की ये चीज़ों को अपनाने से लोग डेफिनेटली एक इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल। देखिए, चैलेंजेस जो हैं वो कुछ लोगों को तोड़ती हैं और कुछ लोगों को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। बिरसा मुंडा उन लोगों में से हैं जिनको हर विकट स्थिति, हर चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है उनको और मजबूत बनाती चली गई। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया है कि 4 साल उस स्कूल में रहने के बाद जब वो समाज उनको एक लूज़र के तौर पर देख रहा था, जब वो वापस आए गांव में, उस वक्त उनका मनोबल टूटना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन वहाँ पर भी जो है उन्होंने वापस लड़ाई की और एक एवोल्यूशन के प्रोसेस के जरिए वो कुछ और बड़ा बने। बिल्कुल। तो भैया, हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे एक मैसेज चाहता हूँ कि आप दें, एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन या टेक अवे उस बुक से, ताकि लोग अपने आप को इंस्पायर कर सकें। देखिए, चुनौतियाँ, जो विकट चुनौतियाँ होती हैं, वो कुछ लोगों को तोड़ती हैं और कुछ लोगों को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। बिरसा मुंडा उन लोगों में से हैं जिनको हर चुनौती के साथ जिनके जीवन में और निखार आया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 वर्ष अगर कोई व्यक्ति उस एरिया के सबसे प्राइम स्कूल में पढ़ने के बाद जब वहाँ छोड़ छाड़ कर वापस गांव आता है और जब लोग उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, तो उस वक्त उनका मनोबल टूटना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन एक छोटे टेम्पररी पीरियड के बाद उनका फाइट बैक उससे भी ज़्यादा भव्य था। उनका जो ग्रोथ था जीवन में और भी ज़्यादा भव्य था। तो मेरे ख्याल से कॉन्स्टेंटली ग्रो करने की क्षमता बहुत कम लोगों में है। और वहाँ एक सिमिलैरिटी जो है मैं बिरसा मुंडा और प्रधानमंत्री मोदी जी में देखता हूँ।
अच्छा, तो भैया इतना सब कुछ बताया आपने बिरसा मुंडा के लिए बारे में। एक चीज जो मेरे दिमाग में शुरू से एक स्ट्राइक कर रहा था कि उनको भगवान, मोदी जी भी भगवान बोलते हैं, तो भगवान क्यों कहा जाता है उनको? देखिए, भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उनकी, जो मैंने आपको बताया 1894 में जब वो वापस आए थे, तो उनकी मंशा जो थी कभी हिंसात्मक आंदोलन की थी ही नहीं। वो सुधार चाहते थे, वो परिवर्तन चाहते थे आदिवासी वनवासी समाज में। वो चाहते थे कि डायन वाली जो प्रथा थी, जहाँ की औरतों को पकड़कर जो है मार दिया जाता था या डायन करार दिया जाता था, वो ये इन चीज़ों को समाप्त करना चाहते थे। तो जो उनकी जो टीचिंग्स भी होती थी, वो सादगी के बारे में प्रीच करते थे। वो चाहते थे कि आदिवासी जो है एक नियमित जीवन, एक काफ़ी जो मॉरलिस्टिक जीवन बिताएं। वो कहा जाता है कि एक, अब बहुत सारे इसमें अंधविश्वास भी हैं, और चूंकि हमारे पास वो वी आर नॉट इक्विप्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज स्टोरीज आर रियल एंड विच आर नॉट। वो कहा जाता है कि एक दिन जो है एक व्यक्ति अपनी बीमार बच्ची को जब लेकर उनके पास आया, तो कई डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब उन्होंने अपना हाथ उसके ऊपर रखा, तो उस बच्ची में एक सेंसेशन आया और वहां से जो है उसकी हालत सुधरनी शुरू हुई। तो दोनों बातें, एक जो सोशल रिफॉर्म्स की बात उन्होंने हमेशा से की थी आदिवासी समाज के लिए, और दूसरा जो उनकी जो हीलिंग पावर्स थी, जहां लोग उनको दिखाने आते थे जब वो बीमार होते थे, और एक जो उनके एक टच था जिससे कि सुधार आती थी। तो मेरे ख्याल से जो उनका प्रारंभिक सार्वजनिक जीवन था वो इन विषयों पर केंद्रित था, और जो वायलेंट रेवोल्यूशन आया वो काफ़ी बाद में आया। तो शुरुआत के स्टेज में जब उन्होंने प्रीचिंग्स अपनी शुरू की, तो उनको भगवान कहा जाता था। लेकिन जब एक वायलेंट रेवोल्यूशन की तैयारी शुरू हुई, तो भगवान से जो है वो धरती आबा पूरे धरती के परमात्मा के रूप में जाने गए। तो मेरे ख्याल से यही कारण है कि शुरुआत से जो उनकी टीचिंग थी वो पहले कायम हुई थी उनकी जो सामाजिक टीचिंग्स थी उससे, और बाद में जाके जब रेवोल्यूशन हुए तो वैसे ही जो है उनको एक भगवान का दर्जा दिया गया। तो इससे अगर मैं आपसे पूछूं कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस, इसका क्या बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए, बिरसा मुंडा की किताब हर स्कूल में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आज एक व्यक्ति हैं जो घूम घूम कर पूरे देश में सावरकर को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है वो व्यक्ति? राहुल गांधी। ठीक है, क्यों सावरकर को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो उनकी विभाजनकारी मानसिकता है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को भी बांटना चाहती है कि ये हमारे विचारधारा के फ्रीडम फाइटर्स थे, ये आपके विचारधारा के फ्रीडम फाइटर्स हैं। अच्छा, तो इसीलिए बिरसा मुंडा और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इस नोशन को ध्वस्त कर सके कि हमारी आज़ादी की लड़ाई 1885 में कांग्रेस की स्थापना से शुरू नहीं हुई थी। ये 1783 में तिलका माझी से शुरू हुई थी, और तिलका माझी के बाद सिद्धो कान्हो आए, सिद्धो कान्हो के बाद बिरसा मुंडा आए। आप ये बताइए मुझे कि जो व्यक्ति आज सावरकर के बारे में अनाप शनाप बोल सकता है, उसको कितना टाइम लगेगा कि कल को वो बोले कि बिरसा मुंडा का क्या कंट्रीब्यूशन है आज़ादी की लड़ाई में? तो इससे पहले कि वो व्यक्ति उस स्टेज तक आए कि बिरसा मुंडा का कंट्रीब्यूशन पूछे, सिद्धो कान्हो का कंट्रीब्यूशन पूछे, मेरे ख्याल से हर झारखंडी का ये दायित्व बनता है कि वो पब्लिक डोमेन पर बिरसा मुंडा की ऑथेंटिक कहानी, सिद्धो कान्हो की ऑथेंटिक कहानी जो है वो जन जन तक पहुँचाए। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉडकास्ट आप सब देखें, क्योंकि ये झारखंड के लिए है, और हमारे हीरो जिसको आज भैया ने भी बोला कि हम चाहते हैं वो नेशनल हीरो बने, तो मैं सभी को चाहता हूँ कि इससे आप एक टेक लेके जाएं और अपने जीवन में इसको अप्लाई करके एक नए जीवन की शुरुआत की ओर बढ़े। बिरसा मुंडा जी को नमन और हुल जोहार। जोहार जोहार। थैंक यू भैया। झारखंड के सभी युवाओं को, झारखंड के पूरे स्टेट को जोहार। थैंक यू।